हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। यह इन्वायरमेंट का है, जिसको हम कंप्लीट करेंगे विभिन्न पार्टों में डिवाइड करके। सबसे पहले इसके टॉपिक को देख लेते हैं। मेन क्या टॉपिक रहे। पहला, जैसे समृद्धि, विकास और गरीबी उन्मूलन। दूसरा, राजकोषीय नीति। तीसरा, बैंकिंग, परिसंपत्ति की गुणवत्ता, पुनर्गठन और मौद्रिक नीति। चौथा, भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार। पांचवा, बाह्य क्षेत्र। छठवां है नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता। सातवां है कृषि। आठवां है उद्योग और संबद्ध घटनाक्रम है। नौवां आता है सेवा क्षेत्रक। 10वां आता है अवसंरचना क्षेत्रक। फिर आता है ऊर्जा क्षेत्रक। फिर इसके मिसलिनियस आते हैं, जो हम एक एक टॉपिक को देखेंगे। हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला आता है समृद्धि, विकास और गरीबी उन्मूलन। इसका सब टॉपिक पहला आएगा समृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंतर्गत पहला टॉपिक है सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वर्धन में अंतराल, जीडीपी और जीबीए में गैप। सबसे पहले तो जीडीपी और जीबीए के मध्य अंतर तथा उनका उपयोग देख लेते हैं। जीडीपी की परिभाषा क्या है? जीडीपी यह एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। यह क्या होता है? किसी देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर, जो किसी देश की जो क्षेत्रीय सीमा है उसके भीतर जो उत्पादित, जो अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है, उसके बाजार मूल्य के बारे में यह बताता है। अब आता है सकल मूल्य वर्धित या जीबीए। इसकी परिभाषा देखते हैं। यह किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इस कुल मूल्य में से निवेश और कच्चे माल की लागत को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे इसमें जीडीपी में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है और जीबीए में सभी किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। कुल मूल्य में क्या क्या नहीं आता है? निवेश और कच्चे माल की लागत को शामिल नहीं किया जाता है। अब आता है इसका मापन। जीडीपी का मापन उत्पादन, आय और व्यय दृष्टिकोणों द्वारा मापा जाता है और जीबीए का मापन उत्पादन पहुंच द्वारा मापा जाता है और जीडीपी के लिए प्रॉक्सी के रूप में उपयोग किया जाता है। जीडीपी और जीबीए के मध्य तकनीकी अंतर क्या है? दोनों का ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। जीडीपी किसी देश में समग्र आर्थिक वृद्धि के आकलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत एक साधन है और जीबीए उत्पादन की तरफ से आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रकवार विवरण के मामले के लिए जीबीए का उपयोग किया जाता है। जीडीपी इक्वल टू जीबीए प्लस उत्पादों पर निवल कर माइनस उत्पादों पर निवल सब्सिडी। मतलब जीडीपी में जीबीए शामिल होता है और उत्पादों पर निवल कर शामिल होता है और उत्पादों पर निवल सब्सिडी शामिल नहीं होती है। ये सुर्खियों में क्यों रहा है? पहले तो जीबीए के क्षेत्रक देख लेते हैं। किस किस क्षेत्र में आता है? पहला, कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन। दूसरा, खनन और उत्खनन। तीसरा, विनिर्माण। चौथा, बिजली, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं। पाँचवा, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं। छठवां, वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं। सातवां, निर्माण और आठवां, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं आते हैं। ये इसके क्षेत्रक है। यह चर्चा में क्यों रहा है? देखते हैं। भारत की जीडीपी और जीबीए के बीच अंतराल बढ़ गया है। भारत में जीबीए की क्या वैल्यू क्या है देखते हैं। 2015 से स्थिर मूल्य पर जीबीए आधार वर्ष 2011-12 इसमें माना गया है का प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन के आकलन हेतु एक प्राथमिक मानक मापन के रूप में किया जाता है।
यह संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 के अनुरूप है। संयुक्त राष्ट्र की जो राष्ट्रीय लेखा प्रणाली है वह राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानक नवीनीकरण का नवीनतम संस्करण है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय GBA के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान जारी करता है। वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हुए 8 व्यापक क्षेत्रक के तहत जारी किया जाता है। ये जो क्षेत्रक हमने पहले पढ़े हुए हैं, कौन कौन से क्षेत्रक हैं? GDP और GBA के मध्य अंतराल के लिए उत्तरदायी कारण क्या क्या है? पहला, मूलभूत कारण कौन सा है? गौरतलब है कि GDP की गणना बाजार मूल्य पर की जाती है, जबकि GBA की गणना स्थिर मूल्य पर की जाती है। इससे GDP और GBA के मध्य अंतर पैदा हो जाता है, मतलब GDP की बाजार मूल्य पर और GBA की स्थिर मूल्य पर, जो दोनों में गैप पैदा करता है। अन्य कारण, जब सब्सिडी अधिक और करों का संग्रह कम हो जाता है तब GDP समृद्धि GDP ग्रोथ से पिछड़ी जाती है। जब अन्य सब्सिडी अधिक और करों का संग्रह कम होता है तब GDP समृद्धि GBA ग्रोथ से पिछड़ जाती है। इसी तरह जब कर संग्रह अधिक होता है तो सब्सिडी कम होती है, तो GDP समृद्धि GBA ग्रोथ से अधिक हो जाती है। मतलब इसमें 2 सिचुएशन दिखाई गई हैं। जब सब्सिडी अधिक और करों का संग्रह कम होता है तो GDP समृद्धि होती है और GBA की ग्रोथ पीछे होती है, और इसी तरह जब कर संग्रह अधिक होता है और सब्सिडी कम होती है तब GDP समृद्धि GBA ग्रोथ से अधिक हो जाती है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब आता है विभिन्न परिस्थितियों में GDP और GBA का इस्तेमाल। GDP यह अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की पहचान करने में मदद करता है, यानी यह जानने में मदद करता है कि वह वृद्धिशील है या मंदी का सामना कर रही है। और GBA में यह आर्थिक गतिविधि अर्थात अंतिम उत्पादक वस्तुओं एवं सेवाओं के संबंध में वास्तविक स्थिति के आकलन में मदद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि GDP में बढ़ोतरी बेहतर कार्य अनुपालन जैसे अन्य कारणों से भी हो सकता है। दूसरा आता है पॉइंट, यह आय और निजी उपभोग के आंकड़ों के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर के विषय में उचित समझ प्राप्त करने में सहयोग करता है। और GBA यह मूल्यवर्धन को क्षेत्रकवार और क्षेत्रवार आकलन प्रदान करता है। इससे नीति निर्माताओं का प्रोत्साहन या प्रेरणा की आवश्यकता वाले क्षेत्रकों की पहचान करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह निवेश, सरकारी खर्च और निबंध निर्यात जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर देशव्यापी विश्लेषण करने में मदद करता है। और GBA या वैश्विक डेटा मानकों के आधार पर किसी क्षेत्र की उत्पादकता की पहचान करने में सहयोग करता है। इससे निवेशकों को आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर विशेष प्रकार के निवेश संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलती है। अब आता है संबंधित सुर्खियों में क्या रहा है, हरित GDP या ग्रीन GDP। हाल ही में RBI ने एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार पारंपरिक GDP की तुलना में हरित GDP में तेजी से वृद्धि कर रही है। हरित GDP क्या है? हरित GDP संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार 1993 में हरित GDP का विचार प्रस्तुत किया था। हरित GDP राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित को शामिल करती है। पहला, पर्यावरणीय क्षरण। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास। तीसरा, संसाधनों और पर्यावरण की बचत। इनमें GDP में से कार्बन उत्सर्जन लागत, अपशिष्ट सृजन की अवसर लागत और प्राकृतिक संसाधनों की कमी की समायोजित बचत को घटाना शामिल है। हरित GDP को मापने के लिए भारत के प्रयास। पहला, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने प्राकृतिक पूंजी लेखांकन तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन के तहत पर्यावरणीय लेखांकन का अंकन शुरू किया है। प्राकृतिक पूंजी और लेखांकन तथा प्राकृतिक परिस्थिति तक सेवाओं के मूल्यांकन परियोजना 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ ने शुरू की थी। इसे पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन के लिए ज्ञान और लेखांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया था। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हरित लेखांकन परियोजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से समायोजित राष्ट्रीय आय लेखाओं के लिए एक ढांचा तैयार करना है। उत्तराखंड अपने 4 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों वायु, जल, वन और मृदा को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। इससे अन्य संबंधित तथ्य में पर्यावरण कुजेनेट्स वक्र यह दिखाता है
पूर्व औद्योगिक अवस्थाओं को दिखाया गया है, जिसमें औद्योगिक अवस्थाएं दिखाई गई हैं और पश्च औद्योगिक अवस्थाएं दिखाई गई हैं, जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में आर्थिक समृद्धि के संकेत देती हैं। यह पर्यावरणीय निम्नीकरण का स्तर दिखाती है। ईकेसी का तर्क है कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरणों में प्रदूषण स्तर और प्रति व्यक्ति आय के बीच एक सकारात्मक संबंध प्रतीत होता है। अब आता है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट हाल ही में यूएनडीपी ने 2021-22 के लिए मानव विकास रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है अनिश्चित समय अनिश्चित जीवन परिवर्तनशील विश्व पे हमारे भविष्य को आकार देना है। कैसा? अनिश्चित समय अनिश्चित जीवन परिवर्तनशील विश्व में हमारे भविष्य को आकार देना है। एचडीआई के तहत संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं? पहला, मानव विकास लोगों की स्वतंत्रता और अवसरों को बढ़ाने एवं उनके कल्याण को बढ़ावा देने की प्रक्रिया है। इसे पहली बार 1990 में प्रकाशित किया गया था। इसके 3 प्रमुख आयाम होते हैं, जिसमें पहला है लंबा और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तक पहुँच, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित एवं औसत वर्ष और गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके रिपोर्ट के मुख्य बिंदु, वैश्विक एचडीआई में गिरावट। पहली बार इस सूचकांक ने लगातार 2 वर्ष 2020 और 2021 में लगातार गिरावट आई है। यह गिरावट पिछले 5 वर्षों से प्रगति के विपरीत है। भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर है। भारत के कुछ पड़ोसी देशों ने इसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जैसे श्रीलंका ने 73, चीन 79, बांग्लादेश 129, भूटान 127। भारत वैश्विक स्तर की तुलना में पुरुषों और महिलाओं के बीच मानव विकास अंतराल तेजी से कम रहा है। अब एचडीआई इसके पीछे गिरावट के पीछे क्या कारण है? वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पर देखते हैं, जिसमें वैश्विक कोविड-19 महामारी, रूस का यूक्रेन पर आक्रमण और जलवायु संकट के संयुक्त प्रभाव ने मानव विकास स्कोर को कम कर दिया है। वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा 2019 के 72.8 वर्ष से 2021 में घटकर 71.4 वर्ष हो गई है। घरेलू में भारत का मानव विकास मान वर्ष 2021 से 2022 में कम होकर 0.6333 हो गया है, जबकि वर्ष 2020 में यह 0.645 था। इससे भारत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आ गया है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। पहले, जीवन प्रत्याशा का 79.7 वर्ष से घटकर 67.2 वर्ष होना। भारत में स्कूली शिक्षा के लिए अपेक्षित वर्ष 11.9 से है और स्कूली शिक्षा में बिताए गए औसत वर्ष 6.7 है। वर्ष 2019 और 2021-22 के दौरान क्रय शक्ति क्षमता के मामले में विकासशील देशों में 2% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के तुलनात्मक रूप से भारत की प्रति व्यक्ति आय में 5% की कमी आई है। अब देखते हैं एचडीआई रिपोर्ट के तहत कौन कौन से सूचकांक आते हैं। पहला, असमानता समायोजित। यह मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों यथा जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय में औसत उपलब्धि को मापता है। दूसरा, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। यह सूचकांक महिलाओं और पुरुषों के लिए मान की गणना करता है, एचडीआई के मान की गणना करता है। तीसरा आता है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। यह सूचकांक अग्रलिखित 3 आयामों पर उपयोग कर लैंगिक असमानता की माप करता है। ये है प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम संसाधन। चौथा आता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। यह विकासशील देशों में लोगों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं, वंचन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर शामिल होता है। अब आता है यूएनडीपी क्या है। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी उत्पत्ति इस तकनीकी सहायता पर संयुक्त राष्ट्र के विस्तारित कार्यक्रम 1949 में गठित और संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष के विलय से 1965 में स्थापित किया गया था। सौंपे गए कार्य में यूएनडीपी को सौंपे गए कार्यों में गरीबी समाप्त करना तथा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, विधि का शासन और समावेशी संस्थान स्थापित करना शामिल है। इसमें भारत भी इसका सदस्य देश है। इसके कार्यक्षेत्र में 170 देश काम करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में यह अंतर्राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है। यह बदलाव का समर्थन करता है और लोगों का जीवन बेहतर बनाने में मदद करने के लिए देशों को ज्ञान, अनुभव और संसाधन प्रदान करता है।
इसके तीन मुख्य क्षेत्र केंद्रित हैं: सतत विकास, लोकतांत्रिक शासन और शांति स्थापना, एवं जलवायु और आपदा लचीलापन। और चौथा आता है मानव विकास रिपोर्ट, यूएनडीपी द्वारा स्वतंत्र रूप से जारी किया जाने वाला एक प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट है। अब आता है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन में पहला है निर्धनता संबंधी अनुमान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से जुड़े लेखकों ने भारत में निर्धनता और असमानता के दो अलग अलग अनुमान प्रकाशित किए हैं, जिसमें एक दिखाया गया है भारत में चरम गरीबी की दर, जो विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार है, और दूसरे में भारत में चरम गरीबी की दर यदि खाद्य अंतरण को भी गणना में शामिल कर लिया जाए। जो 2011 में चरम गरीबी की दर 22.5 थी और खाद्य अंतरण की गणना 10.8 थी, और 2019 में इसकी 10.2 भारत में चरम गरीबी की दर और 1.3 खाद्य अंतरण की गणना है। इससे संबंधित तथ्य में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भी भारत में असमानता की स्थिति शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है। निर्धनता और निर्धनता मापने की अलग अलग विधियों के बारे में बताया गया है। निर्धनता को मोटे तौर पर किसी व्यक्ति या समुदाय की एक ऐसी स्थिति या दशा के रूप में परिभाषित किया जाता है जब उसके पास एक उचित जीवन स्तर के लिए धन की कमी या संसाधनों तक पहुंच नहीं होती है। इसे आमतौर पर निर्धनता की सीमा या निर्धनता रेखा के आधार पर पूर्ण या सापेक्ष निर्धनता के रूप में मापा जाता है। इस सीमा रेखा के नीचे आने वाले लोगों को गरीब या निर्धन माना जाता है। निरपेक्ष या पूर्ण निर्धनता या चरम निर्धनता से स्वच्छ पेयजल, भोजन या स्वच्छता जैसी जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी का पता चलता है। उदाहरण के लिए विश्व बैंक उस व्यक्ति को अत्यंत निर्धन मानता है जो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर प्रतिदिन $1.9 से कम कमाता है। सापेक्ष निर्धनता किसी व्यक्ति या परिवार की निम्न आय और संसाधन की स्थिति को दर्शाती है। निरपेक्ष निर्धनता स्वच्छ पेयजल, भोजन और स्वच्छता जैसी जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी की पता चलता है। और सापेक्ष निर्धनता में किसी व्यक्ति या परिवार की निम्न आय और संसाधन की स्थिति को दर्शाती है। उनकी यह स्थिति जिस समाज में वे रहते हैं उस समाज में पर्याप्त या सामाजिक रूप से स्वीकार माने जाने वाली स्थिति की तुलना में निम्न होती है। हालांकि निर्धनता के कई रूप हैं जो समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। इस तरह निर्धनता मापने की विभिन्न विधियां अपनाई गई हैं जो निम्न हैं। इसमें दृष्टिकोण में आयाम और संकेतक आते हैं। बेहतर स्थिति वाला दृष्टिकोण एरिक एलार्ड द्वारा दिए गए दृष्टिकोण के 3 आयाम हैं: संसाधन, पास होना, सामाजिक स्वीकार्यता होना और आध्यात्मिक भावनात्मक संतुष्टि होना। इनके एरिक एलार्ड के तीन दृष्टिकोण हैं: संसाधन पास होना, सामाजिक स्वीकार्यता होना, आध्यात्मिक भावनात्मक संतुष्टि होना। क्षमता वाले दृष्टिकोण में आय और उपभोग दृष्टिकोण के विकल्प के रूप में अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित इस दृष्टिकोण के आधार पर OECD ने बहुआयामी क्षमता फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसकी 5 क्षमताओं को शामिल किया गया है। पहला, आर्थिक क्षमताएं, मानवीय क्षमताएं, राजनीतिक क्षमताएं, सामाजिक सांस्कृतिक क्षमताएं, 5वीं सुरक्षा संबंधी क्षमताएं। अब आता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। इसे UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा निम्नलिखित 3 आयामों और 10 संकेतकों के आधार पर घरेलू स्तर की गरीबी को मापने और उसकी व्याख्या के लिए प्रतिपादित किया गया है, जिसमें पहला है 3 आयाम में पहला शिक्षा, स्कूली शिक्षा और स्कूल में उपस्थित के वर्ष, स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर और पोषण। और तीसरा जीवन स्तर, बिजली, पेयजल, स्वच्छता, आवास, रसोई ईंधन और संपत्ति। निर्धनता के दृष्टिकोण कौन कौन से? पहला है बेहतर स्थिति वाला दृष्टिकोण, एरिक एलार्ड ने दिया, जिसने 3 आयाम बताए: संसाधन पास होना, सामाजिक स्वीकार्यता होना, तीसरा आध्यात्मिक भावनात्मक संतुष्टि होना। दूसरा क्षमता वाला दृष्टिकोण अमर्त्य सेन ने बताया, जिनने 5 आयाम को बताया, 5 क्षमताएं, जिसमें आर्थिक क्षमता, मानवीय क्षमता, राजनीतिक क्षमता, सामाजिक सांस्कृतिक क्षमता और सुरक्षा संबंधी क्षमता।
बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इसको मैं 3 आयाम बताए, जिसको 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। भारत में गरीबी के आकलन के लिए आकलन पहला तेंदुलकर समिति 2009, तेंदुलकर समिति 2002 की पद्धति। तेंदुलकर समिति ने NSSO के आंकड़े के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था। इसके लिए समिति ने मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था। यह निष्कर्ष 2011-12 में कुल आबादी 21.9% गरीबी रेखा से नीचे था। अब आता है रंगराजन समिति 2014। इस पद्धति में समिति द्वारा प्रस्तुत गरीबी रेखा का अनुमान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा परिवारों के एक स्वतंत्र बृहद सर्वेक्षण पर आधारित था। इसके निष्कर्ष में 2011 से 2012 में कुल आबादी 29.5% हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे था। तेंदुलकर समिति में 21.9% गरीबी रेखा से नीचे थे और रंगराजन समिति में 29.5%। अब आते नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट। इनकी पद्धति में इसे UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के सहयोग से नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता। यह 12 मापदंडों, जिसमें MPI के 10 संकेतक तथा स्वास्थ्य और जीवन स्तर के 2 नए संकेतक प्रसव पूर्व देखभाल और बैंक खाता पर आधारित है। इसमें निष्कर्ष बिंदु, भारत की 25.01% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। गरीबी के लिए अन्य समितियां, अलग समिति 1979 और लकड़वाला समिति 1993 आदि हैं। भारत के लिए असमानता को मापने वाले अन्य मापक, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग सोर्स और असमानता घटाने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक। इसमें पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स में पहला पॉइंट है, यह गरीबी और साझा समृद्धि संबंधी वैश्विक अनुमानों और रुझानों का पर विश्व बैंक द्वारा 2 वर्ष में एक बार जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। इसके तहत प्रति व्यक्ति चरम गरीबी रेखा की सीमा को 1.90 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2.15 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। यह गणना 2017 की क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर की जाती है। इसमें गरीबी रेखा का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 6.85 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाली आबादी शामिल है। अब आता है असमानता घटाने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक। भारत में असमानता घटाने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक में 123वें स्थान पर है। भारत की पिछली रैंकिंग की तुलना में इस वर्ष 6 स्थानों का सुधार हुआ है। वर्ष 2022 का CRI सूचकांक 161 देशों में कोविड-19 महामारी से पहले 2 वर्षों के दौरान असमानता से निपटने के लिए उनकी सरकारी नीतियों और कार्यों का आकलन करता है। इस सूचकांक को ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस ने तैयार किया है। अब आता है वित्तीय समावेशन संबंधी घटनाक्रम, जिसमें पहला है ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021। विश्व बैंक ने ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट एंड रिजिलेंस इन द एज ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट जारी की है। ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस ने विश्व की 123 अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक वित्तीय सेवाओं के उपयोग पर सर्वेक्षण किया है। भारत उन 7 देशों में शामिल है जहां विश्व के 1.4 अरब वयस्कों में से आधे वयस्क निवास करते हैं और इनकी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। अब आता है फिनक्लुवेशन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुभारंभ किया है। फिनक्लुवेशन को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुभारंभ किया है। यह वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह सृजन और इससे जुड़े नवाचार हेतु फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने की एक संयुक्त पहल है। यह स्टार्टअप्स के साथ मिलकर वित्तीय समाधान उपलब्ध कराने के लिए IPPV का एक स्थायी प्लेटफॉर्म होगा। IPPV को 2018 में लॉन्च किया गया था, को संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा तहत स्थापित किया गया था।
इसमें भारत सरकार की उसके स्वामित्व के अधीन 100% इक्विटी है। अब आता है वित्तीय समावेशन सूचकांक। वित्तीय समावेशन सूचकांक को आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। यह बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और साथ ही पेंशन क्षेत्र के विवरण को शामिल करके देश भर में वित्तीय समावेशन के विस्तार को दर्शाता है। इसमें पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता जैसे 3 मापदंडों सहित 97 संकेतकों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक का निर्माण बिना किसी आधार वर्ष के किया जाता है। यह वित्तीय समावेशन की दिशा में सभी हितधारकों द्वारा वर्षों से किए जाने वाली संचयी प्रयासों को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह सूचकांक 53.9 पर था और यह वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 56.4 हो गया है। इसके सभी उपसूचकांकों में वृद्धि देखी गई है। अब आता है समृद्धि, विकास और गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और जानकारी। पहला है ग्लास क्लिफ। ग्लास क्लिफ शब्द एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें महिलाओं को संकट के समय या मंदी के दौरान उच्च पदों पर पदोन्नत किया जाता है। यह उस शब्द को संबोधित करता है जिसमें महिलाओं को संकट के समय या मंदी के दौरान उच्च पदों पर पदोन्नत किया जाता है। ऐसे समय में विफलता की संभावना अधिक होती है। यदि ऐसी स्थिति में उच्च पद पर पदोन्नत महिला कंपनी के प्रदर्शन में गिरावट को नियंत्रित करने में विफल रहती है तो कंपनी इस विफलता का दोष उस महिला पर ही लगाती है। ऐसी प्रवृत्तियां नेतृत्व के लिए महिलाओं के उपयुक्त नहीं होने के बारे में रूढ़ियों को पुष्ट करती है। यह शब्दावली नेतृत्व वाले पदों पर पदोन्नत होने पर अल्पसंख्यकों या हाशियों पर रहे समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी लागू होता है। अब आता है तकनीकी मंदी। तकनीकी मंदी का सर्वप्रथम प्रयोग उत्पादन में लगातार 2 तिमाहियों में हुई गिरावट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह आमतौर पर वास्तविक जीडीपी में आए लगातार संकुचन को बनाता है। यह अक्सर एक बार होने वाली घटना जैसे कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन का लगना के कारण होती है। आमतौर पर इसकी अवधि छोटी होती है जिसका उपयोग मुख्य रूप से जीडीपी की प्रवृत्ति को समझने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत मंदी में आर्थिक गतिविधियों को अधिक व्यापक गिरावट शामिल होती है। इस गिरावट से रोजगार, घरेलू और कॉरपोरेट आय आदि सहित अनेक आर्थिक घटक प्रभावित होते हैं। अब आता है डूम लूप। डूम लूप अर्थशास्त्रियों के अनुसार यूरोप डूम लूप की ओर बढ़ रहा है। डूम लूप सुवेध्यता का एक चक्र है। इसमें बैंकों द्वारा रिजर्व के लिए रखे गए सॉवरेन बॉन्ड की कीमतों में अस्थिरता से किसी देश की बैंकिंग प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों में कमी आने लगती है। यह एक ऐसी परिघटना है जिसमें आर्थिक प्रगति के एक हिस्से को पहुंचा आघात दूसरे हिस्से को भी प्रभावित करता है और इससे यह और व्यापक होने लगता है। अब आता है रचनात्मक अर्थव्यवस्था, क्रिएटिव इकोनॉमी। क्रिएटिव इकोनॉमी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अनुसार रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अवधारणा है। यह इमेज, ध्वनियों, पाठों और प्रतीकों के प्रभुत्व वाले समकालीन विश्व में रचनात्मकता, संस्कृति, अर्थशास्त्र तथा प्रौद्योगिकी के बीच समन्वय से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया था। भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था में कला और शिल्प, ऑडियो और वीडियो, कला, डिजाइन आदि शामिल हैं। वर्ष 2019 में इसने भारत के निर्यात में $121 बिलियन मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के रूप में योगदान दिया है। अब आता है ट्विन सिटी डेवलपमेंट। ट्विन सिटी डेवलपमेंट हाल ही में प्रधानमंत्री ने वल्क ड्रग पार्क, ट्विन सिटी डेवलपमेंट आदि सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। ट्विन सिटी डेवलपमेंट में मौजूदा शहरों का रूपांतरण और सैटेलाइट टाउनशिप की नई शैली को विकसित करना शामिल है। ये टाउनशिप सुरक्षित, कुशल, स्वच्छ और हरित होंगे तथा जीवन की उच्च गुणवत्ता प्रदान करेंगे। इसके अंतर्गत शहर एक दूसरे के बहुत निकट होंगे। साथ ही ये शहर आर्थिक, कार्यात्मक और शहरी बुनियादी ढांचे की जरूरतों को परस्पर निर्भर होंगे। अब आता है अर्बन 20। अर्बन 20 भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अर्बन 20 कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अर्बन 20 G20 में शामिल देशों के शहरों को जलवायु परिवर्तन,
सामाजिक समावेशन आदि सहित शहरी विकास के अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने तथा सामूहिक समाधान प्रस्तावित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच लाभकारी संवाद को सुगम बनाता है। साथ ही यह G20 एजेंडे में शहरी विकास के मुद्दों को महत्व को बढ़ावा देने में मदद भी करता है। अब आता है ट्विन ट्रांजैक्शन दृष्टिकोण के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा हेतु एक विशाल एवं व्यापक अवसर मौजूद है। इस अवसर का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। ट्विन ट्रांजैक्शन दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता चौथी औद्योगिक क्रांति या उद्योग 4.0 की पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुई है। यह दृष्टिकोण डिजिटल और संधारणीयता को अलग थलग नहीं करता है। इसके बजाय यह दक्षता और उत्पादकता के मामलों में बड़े लाभों के अवसर प्रकट करने में आपस में जोड़ता है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर नेतृत्व करके अपने संगठनों को भविष्य में भी संचालीय बनाए रखने के लिए डिजिटल और संधारणीय एजेंडे को एक साथ ला सकते हैं। अब आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने वैश्विक स्तर पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 जारी किया है। इसके तहत विश्व के 175 शहरों में 200 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों की तुलना की जाती है। इस सूची में दुनिया के सबसे महंगे शहर के रूप में न्यूयॉर्क पहले स्थान पर आता है और इसके बाद सिंगापुर आता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का अनुसंधान और वैश्विक विश्लेषण प्रभाग है। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर की सहयोगी कंपनी है, जिसका गठन 1946 में किया गया था। अब आता है विकसित देश बनाने के लिए पंच प्रण। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीयों से आगामी 25 वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए पंच प्रण को अपनाने का आह्वान किया था। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के देशों को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है: विकसित अर्थव्यवस्थाएं, संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। भारत प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के मामले में निम्न मध्यम आय श्रेणी में है और भारत का वर्तमान मानव विकास सूचकांक स्कोर काफ़ी कम 0.64 है। सकल घरेलू उत्पाद और क्रय शक्ति क्षमता के निरपेक्ष स्तर पर भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत अमृतकाल के पंच प्रण कौन कौन से हैं? पहला प्रण विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा प्रण औपनिवेशिक सोच को पूरी तरह से समाप्त करना। तीसरा प्रण अपनी जड़ों या मूल संस्कृति पर गर्व करना। चौथा एकत्व की भावना। पांचवा नागरिकों में कर्तव्य निर्वहन की भावना लाना। अब आता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन फंड। महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड स्थापित किया गया है। इसमें भारत सहित कई देशों की वित्तीय प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। इसकी मेजबानी विश्व बैंक द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी सहायता से की जाएगी। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड के निम्नलिखित कार्य करेगा। यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों में PPR क्षमताओं को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करेगा। यह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करेगा। FIF पशुजन रोग निगरानी प्रयोगशालाओं, आपातकालीन संचार, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्रवाई क्षमता आदि जैसे क्षेत्रों में PPR क्षमता को मजबूत करने में मदद करेगा। अब इसका दूसरा टॉपिक आता है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में पहला टॉपिक है सरकारी वित्त की स्थिति। इसका सब टॉपिक आएगा चालू खाता घाटा। चालू खाता घाटा क्या है? करेंट अकाउंट डेफिसिट। यह है करेंट अकाउंट डेफिसिट किसी देश द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात और निर्यात तथा अंतरण भुगतान का लेखा जोखा है। यह आयात एवं निर्यात के अंतरण भुगतान का लेखा जोखा होता है। इसमें भुगतान संतुलन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक चालू खाता, एक पूंजी खाता। चालू खाता एक विजिबल होता है और ये इनविजिबल होता है, दृश्य एवं अदृश्य। और पूंजीगत खाता भी 3 तरीके से होता है, निवेश, ऋण और बैंक खाता। विजुअल में कच्चा तेल
कार, मोबाइल, कंप्यूटर, स्वर्ण आदि जो आयात निर्यात शामिल होते हैं। और इसमें इनविजिबल में अदृश्य में सेवा आती है, आय आता है और अंतरण होता है। पूंजीगत खाता में निवेश जैसे एफडीआई, एफआईआई, ऋण में सरकारी ऋण, बाह्य वाणिज्यिक उधारी, और पूंजी खाता में बैंक खाता, एनआरआई। और यह 2013 से 30 जून 2013 से 30 नवंबर 2022 तक का करेंट अकाउंट डेफिसिट को दिखाया गया है। अब आता है भारत के चालू खाता घाटे के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। व्यावसायिक या वाणिज्यिक वस्तुओं में व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2021 से 2022 में 192 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत के चालू खाता घाटे का मुख्य कारण है। दूसरा, भारत का सेवा व्यापार अधिशेष स्थिति में है और वित्त वर्ष 2021-22 में 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और तीसरा, भारत दुनिया में सर्वाधिक विप्रेषण 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला देश है। और चौथा, पिछले कुछ वर्षों में कुछ तिमाही में चालू खाता में अधिशेष की स्थिति भी दर्ज हुई है। करेंट अकाउंट डेफिसिट के प्रभाव, कारण, प्रयास एवं संबंध। सीएडी से जुड़े खतरे। पहला, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश बाहर निकालना। दूसरा, विनिमय दर में अस्थिरता। तीसरा, मुद्रास्फीति से जुड़ी चिंताएं। चौथा, भुगतान असंतुलन, जिससे भुगतान संतुलन संबंधी संकट पैदा हो जाता है। सीएडी के कारण विचार है। घरेलू मांग या उपभोक्ता व्यय में वृद्धि, ऊर्जा आयात में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा रहित निर्यात और वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में वृद्धि। और इसकी आवश्यक कार्यवाही। पहली, घरेलू उत्पादन में वृद्धि। दूसरा, गैर अनिवार्य आयातों पर रोक लगाना। तीसरा, निवेशकों का विश्वास हासिल करना। चौथा, राजकोषीय समेकन का मार्ग अपनाना। राज्य वित्त को मजबूत करना, ये सुर्खियों में रहा है। राज्यों के राजस्व स्रोत क्या है? कर राजस्व, गैर कर राजस्व, संघ सरकार से अनुदान। कर राजस्व में राज्य का अपना कर राजस्व होता है और केंद्र द्वारा हस्तांतरित होता है। राज्य का अपना कर राजस्व कुछ विशेष प्रकार के आय पर, जैसे व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग या रोजगार से संबंधित होता है। दूसरा, संपत्ति और कैपिटल ट्रांजैक्शन पर कर होता है। और तीसरा, वस्तु एवं सेवाओं पर कर होता है। और इसका कर राजस्व में एक केंद्र द्वारा हस्तांतरण होता है। गैर कर राजस्व के अंतर्गत पीएसई से प्राप्त लाभांश और लाभ प्रशासनिक सेवाओं के एवज में शुल्क होता है। संघ सरकार से अनुदान में आपदा राहत अनुदान, स्थानीय निकायों के लिए अनुदान और राजस्व घाटा अनुदान होता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों द्वारा जनता को मुफ्त में आधारभूत सुविधाएं देने के कारण उन पर ऋण के बढ़ते बोझ और बिगड़ती राजकोषीय स्थिति पर चिंता जताई है। राज्य वित्त के बारे में। राज्य वित्त क्या होता है? राज्य वित्त में शामिल है राज्यों के अपने कर और गैर कर राजस्व। भारत के संविधान में वर्णित आधार पर केंद्र से करों का हस्तांतरण तथा अनुदान आदि आता है, जिसमें ये कर दिखाए गए हैं, जो कर राजस्व, गैर कर राजस्व और संघ सरकार से अनुदान। इसको हमने पढ़ ही लिया है। अब आते हैं, केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करती है, ताकि अंतरण के बाद राज्यों के राजस्व खातों में दिखने वाले अंतर को पूरा किया जाए। और अनुच्छेद 282 के तहत विवेकाधीन अनुदान होता है। और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 की सिफारिश के आधार पर निवल विभाज्य फूल से अंतरण शामिल है। संविधान में कौन किस किस आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 282। 275 के तहत अंतरण पश्चात राजस्व घाटा, 280 के तहत वित्त आयोग और अनुच्छेद 282 के तहत विवेकाधीन आयोग। राज्य वित्त को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन सी पहले आरंभ की गई हैं? पहला, उधार की सीमा में कमी। केंद्र ने कोविड-19 के दौरान राज्य के लिए उधार की सीमा बढ़ाकर जीएसडीपी के 5% के बराबर कर दिया था। अब इसे फिर से कम कर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3.5% कर दिया गया है। दूसरा आता है ऑफ बजट उधारियों को राज्यों के ऋण में शामिल करना। ऑफ बजट उधार को भी अब राज्य द्वारा स्वयं लिए गए उधार या ऋण के रूप में माना जाएगा।
तीसरा, अर्थोपाय अग्रिम की में कमी। आरबीआई द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 51,560 करोड़ रुपए से घटाकर 47,010 करोड़ रुपए कर दी गई है। अर्थोपाय अग्रिम वस्तुतः आरबीआई द्वारा सरकार को दी जाने वाली अस्थायी अग्रिम राशि है। सरकार की प्राप्तियों एवं भुगतानों में विसंगति आने पर आरबीआई द्वारा यह अस्थायी अग्रिम राशि दी जाती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा। आरबीआई द्वारा राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों हेतु एक तिमाही के लिए ओवरड्राफ्ट दिनों की अधिकतम संख्या 50 दिनों से कम करके 36 दिन कर दी गई है। अगला पॉइंट है पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता। इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 50 वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाना है। राज्य सरकारें सुधार संबंधी पहलों की दिशा में कार्य करने के लिए एक अतिरिक्त उधार ले सकती है। इसके तहत राज्यों को निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने के लिए अपने जीएसडीपी के 1% के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति है। पहला, एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली लागू करने के लिए। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संबंधी सुधार को लागू करने के लिए। तीसरा, शहरी स्थानीय निकाय या जन उपयोगी सुविधाओं में सुधार को लागू करने के लिए। चौथा, विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए। राज्य वित्त की खराब स्थिति के नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है? पहला, इससे राजस्व राजकोषीय प्राथमिक घाटे में वृद्धि होती है, फलतः राज्य के ऋण या उधार में भी वृद्धि होती है। दूसरा, राज्य के ऋण या उधार में वृद्धि से राज्य में के व्यय में कमी आती है। तीसरा, कम आर्थिक समृद्धि और रोजगार सृजन, क्योंकि राज्य केंद्र से अधिक व्यय करते हैं। चौथा, खराब व्यय पैटर्न के कारण संरचनात्मक असंतुलन। पाँचवा, इससे राज्यों के बीच असमानताएं बढ़ती हैं, फलतः केंद्र पर राजकोषीय दबाव पड़ने लगता है। अर्थोपाय अग्रिम के बारे में। वेज एंड मीन्स एडवांस। वेज एंड मीन्स को 1997 में प्रस्तुत किया था। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई केंद्र या राज्य सरकारों की अस्थायी अग्रिमों के रूप में अर्थोपाई अग्रिम उपलब्ध कराता है। सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल भुगतान में किसी भी अंतर से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह के अग्रिमों को जारी किए जाने की तिथि से 3 महीने के भीतर चुकाया जा सकता है। ब्याज मौजूदा रेपो दर, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन धन उधार देता है, पर लगाया जाता है। वेज एंड मीन्स राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इनका भुगतान वर्ष के भीतर ही कर दिया जाता है। वेज एंड मीन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य, दूसरा विशेष। सामान्य वेज एंड मीन्स स्पष्ट अग्रिम होते हैं, वही विशेष वेज एंड मीन्स या विशेष आहरण सुविधा राज्य द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत के विरुद्ध प्रदान की जाती है। यह जब राज्य एसडीएफ सीमा की व्यय कर चुके होते हैं तब उन्हें सामान्य डब्ल्यूएमए प्राप्त होते हैं। एसडीएफ के लिए ब्याज दर रेपो दर से 1% कम होती है। रेपो दर वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन धन उधार देता है। वेज एंड मीन्स के अलावा राज्यों को ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की जाती है। हालांकि यह सुविधा तब प्राप्त होती है जब किसी राज्य की वित्तीय जरूरत उसकी एसडीएफ और डब्ल्यूएमए सीमा से अधिक हो जाती है। डब्ल्यूएमए के माध्यम से प्राप्त की जाने सकने वाली निधियों के लिए राज्यवार सीमा निर्धारित है। ये सीमाएं राज्य के कुल व्यय, राजस्व घाटा और राजकोषीय स्थिति जैसे कारकों पर निर्भर करती हैं। डब्ल्यूएमए की सीमाएं राज्य सरकार और आरबीआई द्वारा पारंपरिक रूप से तय की जाती हैं। इसे समय समय पर संशोधित किया जाता है। अब आता है राज्य फर्म एफआरबीएम अर्थात राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। इसके बारे में यह सुर्खियों में क्यों रहा? केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों को सूचित किया है कि राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों, स्पेशल पर्पज व्हीकल या एजेंसियों द्वारा बाजार से लिए गए उधार और राज्यों की एफआरबीएम सीमा के तहत होंगे। राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों, स्पेशल पर्पज व्हीकल या एजेंसियों द्वारा बाजार से लिए गए उधार राज्य की एफआरबीएम सीमा के तहत होंगे। एफआरबीएम क्या है? एफआरबीएम राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन 2003। इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन स्थापित करना और भारत की राजकोषीय प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। इसके तहत सरकार के राजकोषीय घाटे,
राजस्व घाटे और ऋण जीडीपी अनुपात में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके दीर्घकालिक उद्देश्य में राजकोषीय स्थिरता लाना और मुद्रास्फीति संबंधी उपाय करने में आरबीआई को लचीलापन एवं विकल्प उपलब्ध करवाना है। सभी राज्यों में अपने स्वयं के फर्म एफआरबीएम अधिनियम लागू कर दिए हैं। एफआरबीएम अधिनियम द्वारा अनिवार्य किए गए दस्तावेज में पहला राजकोषीय नीतिगत रणनीति वक्तव्य, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वक्तव्य, तीसरा मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य, चौथा मध्यम अवधि व्यय फ्रेमवर्क। इसमें एन.के. सिंह के नेतृत्व में एफआरबीएम समीक्षा समिति द्वारा निर्धारित एफआरबीएम लक्ष्य: पहला राजकोषीय घाटा 31 मार्च 2023 तक जीडीपी का 2.5% है। राजस्व घाटा 31 मार्च 2023 तक जीडीपी का 0.8% है। ऋण जीडीपी अनुपात 60% है, जिसमें केंद्र के लिए 40% और राज्य के लिए 20% है। राज्य एफआरबीएम से संबंधित तथ्य: ये उधार राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसे उधार लेने के लिए संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है। इसमें आता है राजस्व घाटे की परिभाषा। राजस्व घाटा यह तब होता है जब राजस्व की वास्तविक राशि या व्यय की वास्तविक राशि बजटीय राजस्व और व्यय के अनुरूप नहीं होती है। अनुच्छेद 293(3) प्रावधान करता है कि यदि राज्य सरकारों पर भारत सरकार का ऋण बकाया है तो उन्हें नए ऋण लेने के लिए केंद्र की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। सभी राज्यों ने 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अपने एफआरबीएम अधिनियम लागू किए हैं। इस अधिनियम के अनुपालन की निगरानी संबंधित राज्य विधानमंडल करता है, जिसमें पहला है प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य की सामान्य निवल उधार सीमा तय करती है। दूसरा, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्यों की निवल उधार सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% निर्धारित की गई है। अब आते हैं नगर निकायों की वित्त व्यवस्था। हाल ही में आरबीआई ने नगर निकायों की वित्त व्यवस्था पर एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट नगर निकायों की वित्त व्यवस्था पर अब तक का पहला व्यापक विश्लेषण है। इसके तहत सभी राज्यों में 201 नगर निगमों की बजटीय आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण किया गया है। नगर निकायों की वित्त व्यवस्था के बारे में: नगर निकाय भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को संस्थागत रूप प्रदान किया गया। इस प्रकार जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देते हुए सरकार के तीसरे स्तर की नींव रखी गई है। इसमें इसके 3 स्तर देख लेते हैं, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार आते हैं, और जिसमें स्थानीय सरकार के अंतर्गत आता है शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थाएं। केंद्र सरकार करों का हस्तांतरण करती है। स्थानीय सरकारों के लिए वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अनुदान देती है। वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अन्य अनुदान और योजनाओं से संबंधित अनुदान होता है। अब आता है राज्य सरकार। राज्य सरकार के अंतर्गत आवंटित राजस्व होता है। राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों की ओर से वसूले गए टोल, कर, शुल्क एवं प्रशुल्क होते हैं। और इसमें दूसरा है अनुदान एवं ऋण इससे संबंधित होते हैं। और स्थानीय सरकार में आते हैं अन्य बाहरी स्रोत भी आते हैं, आंतरिक स्रोत और स्वयं के स्रोत भी होते हैं। जिसमें अन्य बाहरी स्रोत स्थानीय सरकार के अंतर्गत अनुदान एवं ऋण में घरेलू संस्थाएं, वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं, कैपिटल मार्केट, दानकर्ता एजेंसियां शामिल होती हैं। और इसमें कर के भूमि कर, संपत्ति कर लगाया जाता है और गैर कर में किराया अन्य शुल्क से प्राप्त होते हैं। इस संशोधन अधिनियम ने संविधान में इस संबंध में नगर निकायों की वित्त सूची के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। इसे पूरी तरह से राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया है और इससे संबंधित राज्यों ने आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की है। अब आता है कराधान। कराधान में पहला वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी है वस्तुओं और सेवाओं की खपत का एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित एकल घरेलू कर है। जीएसटी से संबंधित जानकारी। जीएसटी सबसे पहले 2003 में केलकर टास्क फोर्स ने इसका उल्लेख किया था। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में माध्यम से शुरू किया गया।
इसे मूल्यवर्धन के प्रत्येक बिंदु पर आरोपित किया जाता है। जीएसटी के घटक में केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, केंद्र शासित जीएसटी और एकीकृत जीएसटी आते हैं। इससे संबंधित कानून अनुच्छेद 246 ए में है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ या उक्त राज्य द्वारा आरोपित वस्तु या सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 246 ए के तहत दी गई है। जीएसटी के दायरे से बाहर के महत्वपूर्ण कर हैं, जैसे अल्कोहल पर उत्पाद शुल्क, विद्युत शुल्क, स्टाम्प कर और संपत्ति कर, मूलभूत सीमा शुल्क, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल और प्राकृतिक गैस आते हैं। इसमें जीएसटी के राज्य कर और केंद्रीय कर। राज्य कर के अंतर्गत वैट या बिक्री कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर, लॉटरी या सट्टेबाजी या जुआ पर टैक्स, चुंगी कर और खरीद कर आता है। केंद्रीय कर के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क पर विशेष अतिरिक्त शुल्क, सेवा कर, औषधि और प्रसाधन सामग्री के तहत लाया गया उत्पाद शुल्क। जीएसटी परिषद के बारे में पढ़ते हैं। जीएसटी परिषद यह जीएसटी की दरों से संबंधित सिफारिशें करने के लिए केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। यह अनुच्छेद 279 ए के तहत एक संवैधानिक निकाय है जो 101वां संविधान संशोधन और मतों के भारांश के संदर्भ में जीएसटी परिषद के भीतर राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। इसमें जीएसटी परिषद में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? पहला, केंद्रीय वित्त मंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त और रेवेन्यू और फाइनेंस के प्रभारी इसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य द्वारा नामित राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री इसके सदस्य होते हैं। आईजीएसटी को केंद्र लागू करता है, उसके बाद वसूले गए कर को संबंधित राज्यों के बीच विभाजित कर दिया जाता है। जीएसटी के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली कौन कौन सी हैं? सिन गुड्स, सर्कुलर ट्रेडिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सिन गुड्स इसमें वे वस्तुएं शामिल होती हैं जिन पर सरकार सिन टैक्स लगाती है। सिन टैक्स सामाजिक रूप से हानिकारक मानी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला विशेष कर है। दूसरा आता है सर्कुलर ट्रेडिंग। इसका अर्थ है व्यापारियों द्वारा किसी भी वास्तविक सामान या सेवा का लाभ उठाए बिना इनवॉइस जारी करके धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके तहत आउटपुट पर टैक्स की राशि का भुगतान करते समय उसमें इनपुट पर पहले से भुगतान किए गए टैक्स की राशि को घटाया जा सकता है और शेष राशि का भुगतान किया जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। कौन कौन सा है? सिन गुड्स, जो वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाता एक विशेष कर है, और सर्कुलर ट्रेडिंग जो धोखाधड़ी से संबंधित होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो राशि का भुगतान करते समय इनपुट के पहले टैक्स की राशि को घटाया जाता है, जो इससे संबंधित है। अब आता है वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर, जीएसटी कंपनसेशन केसेस। वस्तु एवं सेवा कर उपकर की अवधि और संग्रह की अवधि नियम 2022 के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2026 तक लगाया जाएगा। कब से कब तक? 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2026 तक। इस उपकर का लगाया जाना 30 जून 2022 को समाप्त होना था। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने इसे आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया था। समय सीमा में यह विस्तार राज्यों को जीएसटी के कारण राजस्व में हुई हानि की भरपाई के लिए पहले लिए गए ऋणों को चुकाने के लिए किया गया था। हालांकि बढ़ी हुई अवधि तक राज्यों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी या नहीं, यह अभी तय नहीं किया गया। चुनिंदा वस्तुएं एवं सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है। इनके अंतर्गत विलासिता, अनावश्यक और नुकसानदेह वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे पान मसाला, अलग अलग तंबाकू उत्पाद आदि नुकसानदेह वस्तुएं इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। अब आता है वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के किसी भी नुकसान के लिए राज्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया गया था। इसका द्वैमासिक आधार पर भुगतान किया जाना था। अब आता है प्री पैकेज्ड और लेबल वाली वस्तुओं पर जीएसटी का लागू होना। जीएसटी के तहत अनाज, दाल और आटे जैसे खाद्य पदार्थों के 25 किलोग्राम तक के सिंगल पैकेज को प्री पैकेज्ड तथा लेबल्ड माना जाएगा। इस सिंगल पैकेज पर 5% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा।
हालांकि एक खुदरा व्यापारी निर्माता या वितरक से 25 किलोग्राम का पैक किया गया सामान लाकर उसे खुले रूप में बेचता है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मुनाफाखोरी रोधी। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को मुनाफाखोरी रोधी मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 171 के अनुसार मुनाफाखोरी के तहत माल और सेवाओं की आपूर्तिकर्ता जानबूझकर प्राप्तकर्ताओं को किसी भी कर की दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं देते हैं। एनएए वस्तुओं और सेवाओं कर अधिनियम के तहत एक वैधानिक तंत्र है जिसका प्रयोग पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुचित रूप से की जाने वाली मुनाफाखोरी की गतिविधियों को रोकना है। सूर्यास्त खंड के तहत एनएए का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया, लेकिन जीएसटी परिषद इसे बढ़ा सकती है। यह जीएसटी की स्वेच्छा पर डिपेंड करेगा। अब आता है डिजिटल कर या डिजिटल टैक्स। डिजिटल टैक्स हाल ही में G24 समूह के शामिल भारत समेत अन्य विकासशील देशों ने डिजिटल सर्विस टैक्स से संबंधित संप्रभु वचन देने के प्रस्ताव का विरोध किया है। OECD के इस प्रस्ताव के तहत देशों से भविष्य के इक्वलाइजेशन लेवी या समकारी शुल्क जैसे किसी भी डिजिटल सर्विस टैक्स को लागू नहीं करने की मांग की गई है। इस कदम से अब वैश्विक कर समझौते को लागू करने में देरी हो सकती है। इससे संबंधित तथ्य। डिजिटल सर्विस टैक्स वस्तुतः OECD की 2 स्तंभों वाली योजना का एक हिस्सा है। 2021 में 2 स्तंभ वाली इस योजना पर भारत सहित 138 देशों 16 दिसंबर 2022 तक उस टाइम की बात कर रहा है जिसमें 138 देश शामिल हैं, ने सहमति दी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में सुधार करना तथा अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है। OECD के 2 स्तंभ वाली योजना BEPS वस्तुतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली टैक्स प्लानिंग संबंधी रणनीतियों को संदर्भित करता है। इसके तहत कंपनियों पर कर नियमों में व्याप्त कमियों और अस्पष्टता का फायदा उठाती हैं। टैक्स अवॉइडेंस संबंधी प्रयासों का समाधान करने के लिए OECD का वर्क 2 स्तंभों पर आधारित होता है। पहला, कर अधिकारों का पुनर्वितरण। दूसरा, ग्लोबल एंटी बेस एरोजन मैकेनिज्म। कर अधिकारों का पुनर्वितरण यह 20 बिलियन यूरो से अधिक टर्नओवर तथा 10% से अधिक लाभ कमाने वाली करीब 100 बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लागू होता है। ग्लोबल एंटी बेस एरोजन मैकेनिज्म यह वर्ष 2023 से वैश्विक स्तर पर 750 मिलियन यूरो से अधिक के राजस्व वाली बड़ी एमएनसीज पर 15% का न्यूनतम वैश्विक निगम कर निर्धारित करता है। G20 और OECD देशों द्वारा एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स पर सहमति व्यक्त की गई है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स को ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट के नाम से भी जाना जाता है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स रेट वस्तुतः BEPS के समावेशी फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स समझौते के उद्देश्य यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टैक्स हेवन देशों में अपने मुनाफे को दिखाने के कारण कम करों का भुगतान करने से रोकना है। दूसरा, जिस देश में अपनी आर्थिक उपस्थिति से भी लाभ कमाती हैं उस देश में उन्हें कर का भुगतान करने के लिए बाध्य करना है, भले ही वे उस देश के भौतिक रूप में मौजूद ना हों। भारत में डिजिटल टैक्स के बारे में। डिजिटल टैक्स डिजिटल वस्तुओं या सेवाओं पर डिजिटल कारोबारी गतिविधियों पर लगने वाले कर को डिजिटल टैक्स कहा जाता है। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। भारत में इसे वर्ष 2016 में 6% के इक्वलाइजेशन लेवी की शुरुआत की थी, जिसके तहत ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं तक सीमित विदेशी डिजिटल कंपनियों जैसे गूगल, फेसबुक आदि पर कर लगाया जाता है। इस प्रकार के कर को डिजिटल इक्विटाइजेशन टैक्स कहा जाता है। भारत सरकार ने वित्त अधिनियम 2020 के माध्यम से भारतीय आयकर अधिनियम के दायरे का विस्तार कर इक्वलाइजेशन लेवी को इसमें शामिल किया है। इसे सामान्य रूप से इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 के नाम से जाना जाता है। इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 1 अप्रैल 2020 से लागू है। यह 2020 के बाद भी जारी रह सकता है। इसका कारण यह है कि अलग अलग देशों द्वारा लगाए जाने वाले इस प्रकार के कर को प्रतिस्थापित करने वाला वैश्विक कर समझौता अपने कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके तहत अब विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के व्यापार और सेवाओं पर 2% का डिजिटल सर्विस टैक्स या EL लगाया जा रहा है। इन कंपनियों में अमेजन, वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट और 2 करोड़ या उससे अधिक की वार्षिक टर्नओवर करने वाली कंपनियां इसमें शामिल हैं।
डिजिटल सर्विस टैक्स का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय डिजिटल बाजार से अर्जित राजस्व पर विदेशी डिजिटल सेवा का प्रदाता उचित कर का भुगतान करे। इसके कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां, अलग अलग हित। यूरोपीय देशों ने डिजिटल कराधान को प्राथमिकता दी है, जबकि यूएसए ने वैश्विक न्यूनतम दर को प्राथमिकता दी है। यूएसए और यूरोप दोनों की विधायिकाएं अब इन समझौतों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनों को पारित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में हंगरी ने यूरोपीय संघ के न्यूनतम निगम कर को दिया गया समर्थन वापस ले लिया है। इसमें संबंधित जो देश आए हुए हैं, जिसमें G24 के बारे में, जो ग्रुप G24 क्या है? ग्रुप G24 ये अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामलों और विकास पर एक अंतर सरकारी समूह है। इसे वर्ष 1971 में G77 द्वारा स्थापित किया गया था। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं के मंच पर होने वाली चर्चाओं और निर्णयों में मौद्रिक एवं विकास संबंधी मुद्दों पर विकासशील देशों के विचारों को रखना है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन यूएसए में है। इसमें 29 सदस्य, भारत G24 का सदस्य है। अब आता है OECD के बारे में पढ़ेंगे। OECD एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1961 में आर्थिक सहयोग संगठन की जगह की गई थी। आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में यूरोपीय पुनर्निर्माण हेतु मार्शल योजना को संचालित करने में मदद करने के लिए की गई थी, जिसका उद्देश्य बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियाँ इस संगठन का आदर्श वाक्य है। यह उन नीतियों को आकार देता है जो सभी के लिए समृद्धि, समानता, अवसर और कल्याण को बढ़ावा देती हैं। सदस्य नहीं, हालांकि भारत OECD के प्रमुख साझेदारों में से एक है। इससे महत्वपूर्ण जानकारी, यह प्रमाणों और अनुभव साझा करने, साझा आर्थिक और सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का पता लगाने, सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने तथा साक्ष्य आधारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने के लिए सदस्य देशों और अन्य देशों के साथ काम करता है। प्रमुख प्रकाशन एवं सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक जारी करता है और OECD बेटर लाइफ इंडेक्स जारी करता है। अब आता है वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों का कराधान। सुर्खियों में क्यों है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर नए TDS प्रावधान का अनुपालन करने के तरीके निर्धारित करने के लिए आयकर नियमों में संशोधन किया है। इससे संबंधित तथ्य संशोधित नियमों के तहत एक वर्ष में 10,000 से अधिक की VDA या क्रिप्टो करेंसी के भुगतान पर 1% का TDS लगाया जाएगा। निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए TDS की सीमा वर्ष 50,000 रुपये होगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार शामिल है जिन्हें IT अधिनियम के तहत अपने खाते को ऑडिट कराना आवश्यक होता है। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां क्या होती हैं? यह वित्त विधेयक 2022 में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति को आयकर अधिनियम 1961 के तहत परिभाषित किया गया है। इन्हें क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों या अन्य तरीकों द्वारा उत्पन्न सूचना, कोड, संख्या, टोकन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो भारतीय या विदेशी मुद्रा नहीं है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्थानांतरित, संग्रहित या इनका व्यापार किया जाता है। इसे नॉन फंजिबल टोकन, क्रिप्टो आदि शामिल हैं। यह मूल्य का एक डिजिटल स्वरूप है जिसका लेनदेन किसी प्रतिफल के बदले या उसके बिना किया जाता है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें क्रिप्टो करेंसी, NFTs और डिमेटेरियलाइज्ड शेयर, प्रोफेशनल करेंसी और ई-बुक्स आदि इसमें शामिल है। RBI ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मामलों की तुलना अर्थव्यवस्था के डॉलरकरण से ही की है, साथ ही इसे भारत के संप्रभु हित के विरुद्ध माना है। क्रिप्टो करेंसी को विकेंद्रीकृत अंतर्राष्ट्रीय आभासी मुद्रा के रूप में पेश किया जा रहा है। इसने एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे कुछ देशों द्वारा कानूनी मुद्रा या सरकारी मुद्रा के रूप में मान्यता दी गई है। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कराधान। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के अंतरण से होने वाली आय 30% की समान दर से कर लगाया जाता है। इसे किसी अन्य नुकसान की भरपाई के लिए नहीं दर्शाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं होती है। आय की गणना करते समय केवल खरीद की लागत को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। यदि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति उपहार के रूप में दी जाती है तो उपहार प्राप्त करने वाले को कर चुकाना होगा। VDA से संबंधित विज्ञापन का विनिमय पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा होता है, जिसके अंतर्गत भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन्होंने विज्ञापनों के बारे में पूर्व में पड़ताल नहीं की है तो वह दंडनीय होगा।
दूसरा, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने क्रिप्टो और नॉन फंजिबल के प्रचार के एवं विज्ञापनों के दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा सभी वीडियो उत्पादों और सेवाओं में क्रिप्टो उत्पादों तथा एनएफटीज के संबंध में डिस्क्लेमर को अनिवार्य किया गया है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद एक स्वैच्छिक स्व विनियामक संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, जिसका उद्देश्य विज्ञापन में स्व विनियामक के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। यह कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी विज्ञापन संहिता और दिशा निर्देश जारी करता है। यह केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 2006 केबल सेवाओं द्वारा किए जाने वाले सभी विज्ञापनों के लिए ASCI संहिता के अनुरूप होना अनिवार्य बनाता है। डी डॉलराइजेशन या डॉलरीकरण क्या है? यह $1 प्रधान विश्व व्यवस्था से दूर एक कदम का वर्णन करता है। इसमें राष्ट्र अन्य मुद्राओं या स्वर्ण के रूप में रिजर्व रखने के लिए अपने अमेरिकी डॉलर या ट्रेजरी को बेच देते हैं। इसके अलावा वे अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यापार भागीदारों के बीच लेन देन के लिए अपनी मुद्राओं का उपयोग करते हैं। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से जुड़ी चिंताएं कौन कौन सी हैं? यह अत्यंत जोखिम भरी परिसंपत्ति है जो व्यापक रूप से विनियमित रहती है। इसके लेन देन में नुकसान होने पर विनियामक से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती है। इसके चिंता के विषय हैं, पहला, ये वित्तीय प्रणाली को अस्थिर कर सकती है, देश में संप्रभु हितों के खिलाफ है तथा ये RBI की मौद्रिक नीति के प्रभाव को कम कर सकती है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के एक हिस्से की डॉलरीकरण की आशंका है। डॉलरीकरण का अर्थ देश की घरेलू मुद्रा के अलावा या उसके स्थान पर अमेरिकी डॉलर का उपयोग करना है। आतंकवाद के वित्त पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और नकीली दवाओं की तस्करी आदि में इसका दुरुपयोग का खतरा सर्वाधिक है। अब आता है गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व क्या है? यह सरकार द्वारा करों के अलावा अन्य स्रोत से अर्जित राजस्व होती है, जिसके प्रमुख स्रोत होते हैं राज्यों और रेलवे को दिए गए ऋण के बदले ब्याज प्राप्तियां। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश एवं लाभ। तीसरा, परिसंपत्ति मुद्रीकरण, विनिवेश और निजीकरण होता है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण के चरण, जिसमें राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण यह पूर्णतः सरकारी कंपनी है। यह समाप्त या बंद हो रहे या बेचे जा रहे सभी सार्वजनिक उपक्रमों से भूमि एकत्र करने के लिए स्थापित किया गया है। और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, इसका लक्ष्य 6 लाख करोड़ रुपए के मुख्य मूल्य का परिसंपत्तिकरण करना है। रणनीतिक विनिवेश पर वैकल्पिक तंत्र। रणनीतिक विनिवेश केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश पर निर्णय लेने के लिए 2019 में यह वैकल्पिक तंत्र बनाया गया था, जिसमें वित्त मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री इसके सदस्य होते हैं। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का निजीकरण। केंद्र ने वित्त वर्ष 2023 में इस तरह के रणनीतिक विनिवेश से प्राप्त राशि का 100% राज्यों को प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसका उद्देश्य राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के निजीकरण को प्रोत्साहित करना है। रणनीतिक विनिवेश का क्या अर्थ होता है? रणनीतिक विनिवेश प्रबंधन अधिकारों के हस्तांतरण के साथ साथ PSE में सरकार की शेयरधारता के उल्लेखनीय हिस्सों की बिक्री से संबंधित होता है। अब आता है राजकोषीय नीति से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं एवं जानकारी। दोहरे घाटे की समस्या, ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में वस्तुओं की ऊंची कीमतों और बढ़ते सब्सिडी बोझ के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में दोहरे घाटे की समस्या फिर से उभरने के प्रति सचेत किया है। दोहरा घाटा किसी देश में चालू खाता घाटे के साथ साथ राजकोषीय घाटे की स्थिति को दर्शाता है। जो दोहरा घाटा कि चालू घाटे के साथ साथ राजकोषीय घाटे की स्थिति को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा किसी दिए गए वित्तीय वर्ष के सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर को दर्शाता है। इसमें राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटाओं का प्रतिशत बताया गया है कि यह फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2023 तक है, जिसमें 2018 से घटा था, फिर बढ़ते बढ़ते 2021 में 5.7 गया था प्राथमिक घाटा, और फिर 2023 में 2.8 है। और ऐसे ही ये 3.5 से राजकोषीय घाटा शुरू हुआ था और 9.2 2021 में हाईएस्ट गया था, फिर नीचे होके 6.4 2023 में है। अब आता है एकल नोडल एजेंसी।
एकल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का एकल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वित्त में प्रौद्योगिकी के प्रभावी लाभ को सुनिश्चित करना है। यह पहल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सुधार का एक हिस्सा है। इसे वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। इसका विश्लेषण करने के लिए शुरू किया गया था केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए धन कैसे जारी और वितरित किया जाता है, इसकी निगरानी की जाती है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो लेखा महानियंत्रक कार्यालय ने विकसित और कार्यान्वित की है। यह सरकार को एक उत्तम सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करने का लक्षित करता है। एसएनए मॉडल क्या है? यह मॉडल राज्यों को प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए एक एसएनए अधिसूचित करने की आवश्यकता होती है। यह एसएनए की वाणिज्यिक बैंक में एक विशेष बैंक खाता खोलेगा। इसी खाते में विशेष केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी लेन देन संपन्न किए जाएंगे। अब आता है भारत के बाह्य ऋण पर स्थिति रिपोर्ट। भारत के बाह्य ऋण पर स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। यह विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई के द्वारा जारी की गई है। मार्च 2021 की तुलना में 31 मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण 8.2% बढ़कर $620.7 बिलियन हो गया था। बाह्य ऋण से क्या तात्पर्य? बाह्य ऋण क्या होते हैं? देश के बाहर से उधार ली गई धनराशि से है। इस ऋण को उसी मुद्रा में चुकाना होता है जिस मुद्रा में इसे उधार लिया गया है। अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्ग का ऋण भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक बना हुआ है। इसमें देखते हैं बाह्य देयता है 4.9 है और आंतरिक देयता है 95.1 है। टोबिन टैक्स क्या है? इसे क्वेश्चन में परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस तरीके की जो शब्दावली है वो एग्जाम में आती है। इससे 3-4 पॉइंट आएंगे जो आपको उसमें से विकल्प चुनने होंगे। टोबिन टैक्स एक ऐसा कर है जो हाजिर मुद्रा परिवर्तन पर लगाया जाता है। जो स्पॉट करेंसी होती है उस पर ही लगाया जाता है। इसका उद्देश्य मुद्रा व्यापार में अल्पकालिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करना है। यह उन देशों के लिए राजस्व स्रोत बन जाता है जहां अल्पकालीन पूंजी मुद्रा लेन देन बहुत ज़्यादा होता है। अब आता है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स केंद्र ने कच्चे तेल के उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। साथ ही पेट्रोल निर्यात लेवी को भी समाप्त किया है। विंडफॉल टैक्स एक कंपनी पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक बारगी कर होता है जो यह अनअपेक्षित या अप्रत्याशित रूप से प्राप्त बड़े लाभ पर लगाया जाता है। यह केवल जनहित में जुड़े उद्देश्यों के लिए वसूला जाता है और इसकी घोषणा घरेलू तेल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और पेट्रोल की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब आता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल गार का दुरुपयोग रोकने वाला प्रावधान है। इस कर अधिकारी इस प्रावधान का उपयोग कर से बचने की अस्वीकार्य प्रथाओं को रोकने के लिए करते हैं। अधिकतर परिपक्व अर्थव्यवस्थाएं इस नियम का उपयोग करती हैं। भारत में इसे पहली बार 2012 में लागू किया गया था। आयकर अधिनियम 1961 के तहत यह 1 अप्रैल 2017 को लागू किया था। इसका प्रभावी कार्यान्वयन इस वर्ष शुरू हुआ है। यह अंतिम उपाय रूपी प्रावधान है। इसका उपयोग गैर कानूनी प्रथाओं को रोकने के लिए किया जाता है जो कर कानूनों के उद्देश्यों को कमजोर करती है, जैसे कानून का अनुचित उपयोग और दुरुपयोग। भारत में गार की शुरुआत से पहले इस तरह के लेन देन से निपटने के लिए न्यायिक निर्णयों और ट्रांसफर प्राइसिंग विनियमों सहित स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल की मदद ली जाती थी। अब आता है टीडीएस पर सीबीडीटी के दिशा निर्देश। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने व्यवसाय या पेशों से प्राप्त लाभों के संबंध में स्रोत पर एक कर कटौती के नए प्रावधानों की प्रयोज्यता संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बजट वर्ष 2022-23 ने आयकर अधिनियम ने धारा 194(8) नामक एक नई धारा जोड़ी है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में 20,000 रुपये से अधिक का कोई अनुलाभ या परिलब्धि किसी को देता है तो उस पर 10% की दर से टीडीएस की कटौती होगी। कितना? अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपये से अधिक का कोई अनुलाभ या परिलब्धि किसी को देता है तो उस पर टीडीएस कितना लगेगा? 10%। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि धारा 194(8) अस्पताल में कार्यरत रहने के दौरान दवाओं के निःशुल्क नमूने प्राप्त करने वाले डॉक्टरों के लिए अस्पताल में निःशुल्क नमूनों के वितरण पर लागू होगी, जिसमें इसका संघ सरकार की जो कर प्रोफाइल की संरचना है वो वित्त वर्ष 2023 के तहत क्या बजट अनुमान लगाया गया है उसके तहत, जैसे वस्तु एवं सेवा कर 28%,
निगम आयकर 26%, निजी आयकर 26%, संघीय उत्पाद शुल्क 12% और सीमा शुल्क 8% है। दोहरे कराधान के बचाव समझौते। आयकर अधिनियम प्राधिकरण ने कहा है कि गूगल इंडिया द्वारा गूगल की आयरलैंड इकाई को किया गया भुगतान रॉयल्टी नहीं है, इसलिए यह विद होल्डिंग टैक्स के अधीन नहीं है। रॉयल्टी से तात्पर्य, रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी उस भुगतान से है जो किसी परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उसके स्वामी को चुकाना जाता है। रॉयल्टी से अर्जित आय भारत में कर के अधीन है। विद होल्डिंग टैक्स को रिटेंशन टैक्स के रूप में भी जाना जाता है। यह किराया, कमीशन या पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान करते समय रोक कर रखने का करदाता का दायित्व है। आयकर अधिनियम की धारा 195 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अनिवासी व्यक्तिगत खाते में भुगतान करता है और उसमें कर का भुगतान करना उस व्यक्ति का दायित्व होता है। ऐसे भुगतानों पर कर लागू करने की दर दोहरे कराधान से बचाव समझौते द्वारा निर्धारित की जाती है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भारत और किसी अन्य देशों के बीच हस्ताक्षरित एक कर संधि है। इसके तहत करदाता स्रोत देश के साथ साथ उनके निवास वाले देश से भी अर्जित अपनी आय पर दोहरे करों का भुगतान करने से बच जाते हैं। भारत का 80 से अधिक देशों के साथ दोहरे कराधान बचाव का समझौता है। इसमें लाभांश, ब्याज, रॉयल्टी आदि जैसे भुगतानों की विद होल्डिंग टैक्स भी शामिल है। अब आते हैं निवासी लेकिन सामान्य रूप से निवासी नहीं। इसके तहत क्या क्या कानून है? यह आयकर कानून के तहत आवासीय स्थिति की एक श्रेणी है। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो सामान्य निवासी के रूप में पात्र नहीं है। इसमें वह व्यक्ति शामिल है जो देश की 120 देशों से अधिक लेकिन 120 दिनों से अधिक लेकिन 182 दिनों से कम दिन रहा हो, भारत में मौजूद अपनी परिसंपत्ति से 15 लाख रुपया उससे अर्जित करता हो। ये उससे संबंधित है। अब ईपीसीजी प्राधिकरण पत्र धारक प्रत्यक्ष या तीसरे पक्ष के माध्यम से निर्यात कर सकता है। सूचना का स्वतः आदान प्रदान। हाल ही में स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने अपने वार्षिक आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंक में भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा जमा किया गया धन वर्ष 2021 में 14 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। कर धोखाधड़ी एवं कर चोरी को रोकने के लिए स्विट्जरलैंड और भारत के मध्य वर्ष 2018 से कर मामलों से संबंधित सूचनाओं का एक स्वचालित आदान प्रदान लागू हुआ है। AEOA या सूचना का स्वतः आदान प्रदान कर अधिकारियों के बीच सूचना के पुनर्निर्धारित समुच्चय के स्वचालित आदान प्रदान का प्रावधान करता है। इस ढांचे के तहत स्विस वित्तीय संस्थानों में खाता धारक सभी भारतीय निवासियों की विस्तृत वित्तीय जानकारी प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराई जाती है। आज हमने इसके 2 मेन टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है। अब हम कल इसका तीसरा टॉपिक बैंकिंग परिसंपत्ति की गुणवत्ता, पुनर्गठन और मौद्रिक नीति के बारे में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और इसी भी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।